इस कहानी के शुरू में फादर ब्रेनन किसी और प्रीस्ट से मिलने के लिए आए हैं जिन्होंने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया था, जिसके बारे में पूछने पर ये प्रीस्ट फादर ब्रेनन को एक छोटी बच्ची की पिक्चर दिखाते हैं। पिक्चर नॉर्मल थी पर वो बच्ची नहीं। प्रीस्ट फादर ब्रेनन को बताते हैं कि ये बच्ची नेचुरली पैदा नहीं हुई। इस बच्ची का नाम सिकियाना था, जिसके बारे में इससे ज्यादा वो फादर ब्रेनन को कुछ नहीं बताती और किसी गहरी सोच में चले जाते हैं। उनकी सोच के फ्लैशबैक्स में हमें एक लड़की देखने को मिलती है, जिस लड़की के सारे कपड़े उतारकर उसकी आंखों पे काला कपड़ा बांधा गया था। उसके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अचानक उसे अपने पास से किसी के गुर्राने की आवाज आती है और सीन यहीं से कट होकर हमें दोबारा प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो सिकियाना नामी लड़की के बारे में फादर ब्रेनन को अभी कुछ बताने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे लगा एक पोल टूटकर एक मिरर से टकराता है और वही पोल उनके सर पे लग के उनके सर के 2 हिस्से हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके कई सालों बाद हमें 1971 में रोम का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त रोम के लोग सिविल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी टाइम में मार्गरेट नामी सिस्टर अमेरिका से रोम आती है, जहां उन्हें अपने नन बनने की ओथ्स लेनी थी। यानी सबके सामने प्रॉमिस करना था कि वो अब अपनी जिंदगी एक नन बनकर गुजारेंगी। मार्गरेट को लेने के लिए ऑर्फनेज के 2 प्रीस्ट आते हैं, जिनमें से एक का नाम कार्डिनल लॉरेंस था। वो अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो मार्गरेट को रिसीव करने पे ऐसा कुछ थे जैसे उनकी अपनी बेटी अमेरिका से वापस आई हो। अब वो ऑर्फनेज आ जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि इस ऑर्फनेज पे ज्यादातर लड़कियां ही रहती हैं। उसे यहाँ पर 2 सिस्टर्स से मिलवाया जाता है, जो उसे जब ऑर्फनेज का विजिट करवाते हुए उसके कमरे में ले जा रही होती है, तब उसे मिलती है एक कार्लिटा नाम की लड़की। ये लड़की दिखने में ही काफी अजीब थी, जैसे उसकी दिमागी हालत ठीक न हो। वो यहाँ पर बैठी हुई डरावने स्केचेस बना रही थी, जिसमें से एक स्केच पर मार्गरेट देखती है कि उसने एक लड़की का स्केच बनाया था जो बिस्तर पे लेटी हुई चिल्ला रही थी और उसके चारों तरफ नन्स खड़ी थी। हमें पता चलता है कि कार्लिटा वाकई पागल है, क्योंकि अब उसने खड़े होकर मार्गरेट को लिक करना शुरू कर दिया था और ऐसे में सिस्टर उसे मार्गरेट से दूर करती है। मार्गरेट अपने रूम में आती है और अपनी रूममेट से मिलती है। बन तो वो भी एक नन ही रही थी, लेकिन वो चुपके सारे काम करती थी, यानी पार्टीज में जाती थी और अपनी जिंदगी एंजॉय करती थी। दिन गुजरते रहते हैं। मार्गरेट यहाँ ऑर्फनेज में अपना दिल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन उसके साथ कुछ अजीब होता था। उसे इस ऑर्फनेज में अजीबोगरीब वियंस आते थे, यहाँ तक कि उसे ऑर्फनेज में कुछ भूतिया चीजें भी दिखाई देती हैं, जिसे वो इग्नोर कर देती है। मार्गरेट यहाँ पर रहते हुए यहाँ के तौर तरीकों के साथ साथ यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करती है। वो यहाँ के बच्चों से काफी अटैच हो जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि कार्लिटा, वो बच्ची जिससे वो पहले दिन मिली थी, वो आम बच्चियों के साथ घुल मिलकर नहीं रहती। उसे ऑर्फनेज वाले जबरदस्ती उसके रूम में बंद करके रखते थे और इसके पीछे रीजन ये थी कि उसको कुछ बुरे ख्याल, कुछ बुरे वियंस आते हैं और उसको इलाज के लिए ही सबसे दूर रखा जाता है। ये तो बात पहले दिन मार्गरेट ने भी नोटिस की थी। मार्गरेट को ये सारी बातें कार्लिटा की क्लास फेलोज बता रही थी। मार्गरेट इस बात पे हैरान थी कि कार्लिटा सिर्फ 12 साल की होने के बावजूद भी इन आम छोटी बच्चियों जैसी नहीं दिखती थी, बल्कि वो एक बड़ी अडल्ट लड़की थी। खैर अब रात हो जाती है और मार्गरेट अपने रूम में आ जाती है। वो देखती है कि उसकी रूममेट किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। वो मार्गरेट को भी अपने साथ पार्टी में चलने के लिए फोर्स करती है और उसे पार्टी वाले ड्रेसेस पहना कर वो उसे अपने साथ पार्टी में ले आती है। यहाँ ये लोग काफी मजे करते हैं। यहाँ पहली मर्तबा मार्गरेट लाइफ में ड्रिंक भी कर लेती है और नशे में धुत होने के बाद वो एक लड़की के साथ डांस करती है। डांस करते करते वो उस लड़की को लिक करने की, यानी उसके मुँह पे जुबान लगाने की कोशिश करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्लिटा ने उसके मुँह पे लगाई थी। और ऐसा करने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आया तो वो अपने बेड पे थी। वो परेशान थी कि न जाने रात में क्या हो गया, लेकिन उसके रूममेट उसे कहती है परेशान नहीं हो, रात में ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होना चाहिए। उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी और इस सब का कसूरवार वो अपने आप को ही ठहरा रही थी कि एटलीस्ट उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए था और अपने इन गुनाहों की वजह से वो गॉड से माफी भी मांगती है। फिर इसके बाद जब वो ऑर्फनेज से बाहर जाती है तो यहाँ पे उससे मिलने के लिए आते हैं फादर ब्रेनन, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। वो मार्गरेट से कहते हैं कि तुम्हें ऑर्फनेज में रहने वाले किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए और हाँ याद रखो तुम कार्लिटा के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। वो उससे ऑर्फनेज में किसी सिकियाना नामी लड़की के बारे में भी पूछते हैं। मार्गरेट को याद आता है कि सिकियाना नामी कोई लड़की ऑर्फनेज में तो नहीं रहती, लेकिन हाँ अलबत्ता उसने कार्लिटा की ड्राइंग्स में सिकियाना नाम देखा था। फादर ब्रेनन अब उन्हें अपना एड्रेस पे देकर जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बातें जरूर मानना, अगर कोई सवाल या मुश्किल आ जाए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। उनकी बातों के उलट वो ऑर्फनेज में
कार्लिटा के और करीब आने लग जाती है क्योंकि उसे कार्लिटा पे तरस आने लगा था। उसने नोटिस किया था कि ऑर्फनेज की कोई नन, कोई भी लड़की कार्लिटा के साथ बात नहीं करती थी। वो हमेशा डरी सहमी और अकेली कमरे में बंद रहती थी। बातों ही बातों में कार्लिटा मार्गरेट को बताती है कि उसे अजीबोगरीब विजन्स आते हैं जिनसे वो डर जाती है। मार्गरेट उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी बचपन में बहुत ही डरावने विजन्स आते थे, फिर वक्त के साथ वो खत्म हो गए, ये नॉर्मल होता है। मार्गरेट की इन बातों से कार्लिटा को भी हौसला मिलता है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें ऑर्फनेज में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मार्गरेट जब वहाँ जाकर देखती है तो कोई लड़की बच्चे को बर्थ दे रही थी, लेकिन मार्गरेट को ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे उसके पेट में से किसी डीमन का हाथ बाहर निकल रहा है, और ये देखकर वो इतना डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। मार्गरेट को ये भी बात सताने लगी थी कि अगर इस ऑर्फनेज में सभी लड़कियां ही रहती थी और कोई भी मैरिड नहीं था तो इन पैदा होने वाले बच्चों का बाप कौन था। वो इन सारी चीजों से घबराई हुई प्रीस्ट के पास जाती है जिनका नाम कार्डिनल लॉरेंस है। वो उसे समझाते हैं कि तुमने पहली मर्तबा ऐसा कुछ होते देखा है, शायद इसी वजह से तुम घबरा गई हो। इसके बाद वो ऑर्फनेज के गार्डन में आ जाती है जहाँ नन्स के साथ सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अजीब बात ये थी कि यहाँ पर नन्स और बच्चे बड़ी आराम से सिगरेट पी रहे थे और कोई भी उसे रोक नहीं रहा था। वो देखती है कि यहाँ पर कार्लिटा से कोई नन सीक्रेट बातें कर रही है और उसे एक ड्राइंग भी दिखा रही है। मार्गरेट फौरन कार्लिटा के पास आती है और उसके हाथ में रखी ड्राइंग देख लेती है जिसमें एक लड़की की तस्वीर बनी थी और उसके पेट में एक बच्चा था। उसके चारों तरफ नन्स खड़ी थी। वो यहाँ सिस्टर से कहती है कि आपको ये कार्लिटा को नहीं दिखानी चाहिए, वो बच्ची है, उसके जहन पे इन चीजों का बुरा असर पड़ेगा। वो सिस्टर से बातें कर रही थी जब अचानक सिस्टर उसका चेहरा पकड़कर उसे किस कह देती है। ऐसा करते हुए कोई उन्हें नोटिस नहीं करता, जिसके बाद वो किस करने वाली सिस्टर ऑर्फनेज के छत पे चली जाती हैं और अपने ऊपर पेट्रोल डाल देती हैं। वो बड़ी क्रीपी अंदाज में हंसते हुए मार्गरेट और कार्लिटा को देख रही थी। उन दोनों से कहती है कि ये सब आपके लिए है, जिसके बाद वो अपने आप को आग लगाकर फांसी पे चढ़ जाती है और मर जाती है। पूरे ऑर्फनेज में हंगामा हो जाता है, यहाँ तक कि कार्लिटा और मार्गरेट की तो ये देख के हालत ही बुरी हो चुकी थी। इस ऑर्फनेज में इतनी ज्यादा अजीब चीजें देखने के बाद मार्गरेट को याद आते हैं फादर ब्रेनन, जिन्होंने उसे इस ऑर्फनेज में संभल के रहने को कहा था। वो इस ऑर्फनेज की मिस्ट्री जानने के लिए फादर ब्रेनन के पास जाने का फैसला करते हैं, जहाँ फादर ब्रेनन मार्गरेट से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कार्लिटा से दूर रहने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट है, जिन्हें वो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, वो हमारे मजहब के लिए खतरा है। वो ऑर्फनेज और ऑर्फनेज से जुड़ी चर्च के लोग काफी अरसे से सेकुलरिज्म करते आ रहे हैं, यानी क्रिश्चियनिटी को, उनके मजहब को खत्म करने का काम करते आ रहे हैं और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फादर ब्रेनन अब मार्गरेट को वही फोटो दिखाते हैं जो इस मूवी के स्टार्ट में उन्हें ऑर्फनेज के एक प्रीस्ट ने दी थी। इसमें सिकियाना नामी एक बच्ची की फोटो थी जिसके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे और इसी बच्चे के बारे में वो प्रीस्ट फादर ब्रेनन को कुछ बताना चाहते थे। अब फादर ब्रेनन ये काम मार्गरेट को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम ऑर्फनेज से सिकियाना नामी बच्चे की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो ताकि हम उनके सारे बुरे इरादों को रोक पाए। लेकिन मार्गरेट को फादर ब्रेनन की बातों पे यकीन नहीं था। वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो फादर ब्रेनन का एक काम करने को मान जाती है। फादर ब्रेनन ने उसे कार्लिटा की इंफॉर्मेशन मांगी थी जो वो इकट्ठी करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे खुद भी कार्लिटा के पास्ट के बारे में जानना था। अगले दिन जब ऑर्फनेज के सभी बच्चों को ट्रिप पे लेके जाया जा रहा था, इस सफर में मार्गरेट ऑर्फनेज के नए प्रीस्ट से कार्लिटा के बारे में पूछती है, उसके पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन इस प्रीस्ट को ज्यादा कुछ नहीं पता था। वैसे भी ये लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि सामने बैठी हुई सिस्टर्स उनके ऊपर लगातार नजर रखे हुए थी। जब ये लोग वापस ऑर्फनेज आते हैं तो मार्गरेट कार्लिटा से उसके बचपन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कार्लिटा उससे डरकर एक रूम में चली जाती है। जैसे ही मार्गरेट उसका पीछा करती है तो देखती है कि कार्लिटा के पास उसी सिस्टर की सोल या भूत बैठा था जिसने इन दोनों के सामने सुसाइड की थी और इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके जोर से चीख मारने पर यहाँ दूसरी सिस्टर आती है और उसे यहाँ से ले जाते हैं। रोम में इस टाइम सिविल राइट्स के ऊपर लड़ाई जोरों शोर पे थी, बाहर हंगामे हो रहे थे, जगह जगह आग लगी थी और फिर इससे बाहर निकलना मार्गरेट का खतरे से खाली नहीं हो सकता था, लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं रहना चाहती थी। वो ऑर्फनेज से बाहर निकल आती है और यहाँ उसे फील होता है कि कोई उसे पीछे से जकड़ रहा है, लेकिन हमें यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। जो कोई भी उसे पीछे से जकड़ रहा था उसे सिर्फ ऑर्फनेज पे खड़ी हुई नन ही महसूस कर सकती थी। अब यही सिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाती है और यहाँ पे वो मार्गरेट को कहते हैं कि तुम्हें ये ऑर्फनेज छोड़ देना चाहिए, तुम आइंदा के बाद कभी भी कार्लिटा के पास नजर आओ, साथ ही तुम्हें नन बनने के ऑड्स लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेंटली अनफिट हो। ये सारी बातें सुनने के बाद मार्गरेट सिस्टर के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है
क्या आप मेरे साथ नहीं बल्कि कार्लिटा के साथ ज्यादती कर रही हैं। उस समय अब वो दोबारा ऑर्फनेज से बाहर निकल आती है और बाहर आने पे उसे वही लड़का दिखता है जिसके साथ उसने क्लब में डांस किया था। मार्गरेट नोटिस करती है कि ये लड़का मार्गरेट से बुरी तरह डर रहा था, इसलिए वो उस लड़के के पास आती है और उससे पूछती है, बताओ मुझे उस रात क्या हुआ था, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? जिस पर ये लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है, लुक फॉर दी डेविल मार्क। ये कहते ही अचानक उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो यहीं मारा जाता है। मार्गरेट जो उसे बचाने की कोशिश में लगी थी, उसके हाथ इस लड़के की आधी बॉडी ही लगती है। वो दरमियान से आधा कट चुका था और ये सीन देखकर यहाँ खड़े हुए आसपास के लोग भी डर जाते हैं। मार्गरेट अब इन सब चीजों से तंग आकर चर्च में जाती है और गॉड से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगते हैं। हम देखते हैं कि मार्गरेट की रूम में जो कि यहाँ पर नन के लिए ओथ लेने आई थी, आज वो फाइनली नन बनने की ओथ ले रही थी और मार्गरेट सब लोगों के बिजी होने का फायदा उठाते हुए ऑर्फनेज के एक खुफिया रूम में चली जाती है, जहाँ उसे सिकियाना नाम की फाइल्स भी मिल जाती हैं। वही फाइल जो फादर ब्रेनन ने उसे लाने के लिए बोला था। पर हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पर सिकियाना नामी लड़की की 14 फाइल्स थी। सभी फाइल्स पे 666 वाला मार्क था जो कि डेविल मार्क होता है। ये 14 की 14 सिकियाना नामी बच्चियाँ सुबह 6 बजे 6 जून को पैदा हुई थी। इन 14 में से तकरीबन सारी लड़कियां मारी जा चुकी थी और सिकियाना 14 थी अब जिंदा थी और सिकियाना 14 असल में कार्लिटा ही है। और ये बात मार्गरेट को ऐसे पता चलती है कि सिकियाना 14 आज से 12 साल पहले पैदा हुई थी और कार्लिटा भी अब 12 साल की ही थी। मार्गरेट अब ये बात समझ चुकी थी कि क्यों कार्लिटा बाकी बच्चों से इतनी अडल्ट दिखती है, क्योंकि वो डेविल की बेटी है। फाइल के अंदर साफ साफ लिखा था कि सिकियाना 14 को यानी कार्लिटा को बाकी बच्चों से दूर रखना होगा, इसीलिए तो ऑर्फनेज वाले उसे कमरे में बांध के रखते थे। बहुत सी बातें तो मार्गरेट समझ पाई थी, लेकिन बहुत से सवाल अभी भी उसके दिमाग में थे। वो यहाँ से सारी फाइल्स उठाती है, कार्लिटा को लेती है और यहाँ से भागने की कोशिशों में लग जाती है, लेकिन नन्स की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। यहाँ नन्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वो जब इन दोनों को एक दूसरे से छुड़वा रही थी, उस टाइम कार्लिटा चिल्ला रही थी और इस टाइम में मार्गरेट को उसके मुंह के अंदर 666 वाला मार्क नजर आ जाता है, जिससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि कार्लिटा ही सिकियाना 14 है और वही डेविल की बेटी है। मार्गरेट को भी अलहदा रूम में कैद कर दिया गया था। मार्गरेट को इस कैद में ही नींद आ जाती है और ख्वाब में उसे एक बहुत ही खौफनाक लड़की नजर आती है। डर के वो उठ गई और हैरानी वाली बात ये थी कि खून में लथपथ वही लड़की जो उसके ख्वाब में थी, वो अब उसके सामने खड़ी हुई उसे डरा रही थी। मार्गरेट जोर से चिल्लाती है। मार्गरेट की चीखें सुनकर यहाँ चर्च के प्रीस्ट उसके पास आते हैं, उसे रिलैक्स करते हैं और उसकी हालत को देखकर उसे फादर ब्रेनन के पास ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि फादर ब्रेनन ने इन प्रीस्ट को भी इस ऑर्फनेज और इस चर्च की सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन मार्गरेट की तरह इन प्रीस्ट को भी फादर ब्रेनन की सेकुलरिज्म वाली बातों पे यकीन नहीं आया था। लेकिन अब इन सारी चीजों को देखते हुए उन्हें फादर ब्रेनन की बातें सच्ची लग रही थी, इसीलिए वो मार्गरेट और सिकियाना नामी सभी फाइल को लेकर फादर ब्रेनन के पास आ जाते हैं। यहाँ आकर मार्गरेटा फादर ब्रेनन को बताती है कि आपने तो कहा था कि डेविल के निशान लड़कियों की बॉडी पे होते हैं, लेकिन कार्लिटा के तो मुंह के अंदर 666 वाला निशान था। और फादर ब्रेनन को मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले प्रीस्ट पे जो एक सिकियाना नामी बच्ची की फोटो दी थी, उसके तो जिस्म पे 666 का मार्क था। इसका मतलब कि कार्लिटा वो तस्वीर वाली बच्ची नहीं थी जिसे फादर ब्रेनन ढूंढ रहे थे, यानी एंटी क्राइस्ट कोई और लड़की है। फादर ब्रेनन अब ये बात समझ चुके थे कि उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो आधी अधूरी थी। डेविल के कल्ट के लोगों ने उनके साथ चालाकी की थी। ये लोग दोबारा फाइल्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि सिकियाना 5 वाली फाइल में फोटो मिसिंग थी। फादर ब्रेनन के पास जो फोटो थी वो इस फाइल में पूरी आ जाती है और इससे फादर ब्रेनन ये पता चलाते हैं कि सिकियाना 14 यानी कार्लिटा के अलावा एक और सिकियाना भी है जो एंटी क्राइस्ट है और वो आज तक जिंदा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ देखने पे इन्हें पता चलता है कि यही डेट ऑफ बर्थ तो मार्गरेट की भी है, यानी मार्गरेट ही असल में एंटी क्राइस्ट थी। ये बात जानते ही मार्गरेट को शौक लगता है, उसकी हालत अजीब सी हो जाती है और उसे पार्टी वाली रात के बारे में भी सब याद आ जाता है। उसे याद आता है कि वो क्लब में गई थी, उसने ड्रिंक किया और ये सब उसने खुद नहीं किया, उससे असल में करवाया गया उस ऑर्फनेज की नन्स ने मिलकर। जिसके बाद ऑर्फनेज की नन्स उसे बेहोश करके किसी अनजान जगह ले आई और उसके साथ भी वैसा ही रिचुअल किया जैसा रिचुअल कहानी के शुरू में दिखाई जाने वाली एक लड़की के साथ किया गया था। और वो लड़की मार्गरेट की ही मॉम थी, जिसके साथ भी
डेविल ने ज्यादती की थी और मार्गरेट को जिसके वेन आते थे वो उसकी मॉम ही थी और अब डेविल ने ही उसके साथ भी कुछ बुरा किया था। ये सारी बातें याद आती ही उसे क्लब वाले लड़के की भी बातें याद आती है, लुक फॉर द डेविल मार्क, जिसके बारे में पता चलाने पे उसे अपने सर के ऊपर डेविल मार्क मिलता है। ऐसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि सिकियाना 5 वो खुद ही थी। सेक्युलरिज्म करवाने वाले यानी क्रिश्चियनिटी को खत्म करने वाले इस ऑर्फनेज ने, इस कल्ट ग्रुप ने मार्गरेट को इसीलिए ऑर्फनेज से इतने साल दूर रखा ताकि सही वक्त आने पे वो मार्गरेट को अपने रिचुअल के लिए इस्तेमाल कर सके। वो अब जान गई थी कि उसके पेट में डेविल का बच्चा है, वो इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। ये बात वो फादर ब्रेनन से कहती है और फादर ब्रेनन उसकी बात मानते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में ही ऑर्फनेज वाले उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं। मार्गरेट दोबारा उनके कब्जे में आ जाती है जिसे वो ऑर्फनेज ले आते हैं। ऑर्फनेज आने पर उसकी बॉडी अचानक से डिमोनिक होने लगी थी, यानी वो खुद भी एक शैतान बनने लगी थी। देखते ही देखते उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। अगली सुबह 6 जून थी, यानी मार्गरेट का जो बेबी था, जो डेविल का बेबी था, वो अब पैदा होने वाला था। ये बात तो हमें पहले से ही मालूम है कि ऑर्फनेज के सभी लोग इस चीज के अंदर मिले हुए हैं। यहाँ आकर हमें एहसास होता है कि आखिर कार्डिनल लॉरेंस जो कि इस कल्ट ग्रुप के लीडर थे, वो क्यों आखिर मार्गरेट के वापस आने पे इतना खुश थे, क्योंकि उन्हें एक एंटी क्राइस्ट चाहिए था, एक शैतान का बेटा जो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट की जगह लेता। वो क्रिश्चियनिटी को खत्म कर रहे थे और एंटी क्राइस्ट अभी पैदा होता जब डेविल की अपनी ही बेटी डेविल के बच्चों को पैदा करती और एंटी क्राइस्ट एक लड़का होना था। इस काम के लिए इन्होंने जैकल नामी एक शैतान को दुनिया में बुलाया। वो पहले मार्गरेट की मोम के करीब आया, फिर मार्गरेट पैदा हुई, जिसके 21 साल बाद वो दोबारा मार्गरेट के करीब आया और अब मार्गरेट के पास इसके नतीजे में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे। जो लड़का था वही एंटी क्राइस्ट था और ये बात मार्गरेट जान गई थी। मार्गरेट, जिसका दिल अभी भी एक डिमोनिक नहीं था, शैतान नहीं था, वो एंटी क्राइस्ट को जन्म देना नहीं चाहती थी, वो इसे जिंदा भी रखना नहीं चाहती थी। वो यही डॉक्टर का एक ब्लेड लेकर पहले यहाँ कार्डिनल लॉरेंस को मार देती है जो इस कल्ट ग्रुप के लीडर थे, और फिर अपने ही बेटे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर उसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। कार्लिटा भी बिल्कुल मार्गरेट की तरह डेविल की ही बेटी थी और उसे भी एंटी क्राइस्ट पैदा करने के लिए ये ऑर्फनेज वाले पाल रहे थे। आखिर इस ऑर्फनेज वालों का ये सारे उल्टे काम करने का मकसद क्या है? इनका मानना है कि दुनिया जीसस से दूर हो गई है, इसीलिए वो एंटी क्राइस्ट को बुलाकर सबको डराकर सबको दोबारा वापस जीसस क्राइस्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये कहानी ये लोग सबको सुनाते थे, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। असल में ये लोग खुद डेविल को गॉड मानते थे, ये लोग डेविल की पूजा करते थे। यहाँ जो सिस्टर मार्गरेट के बच्चे को लेकर भागी थी, वो पीछे से मार्गरेट की रूममेट को आवाज लगाती है कि अब हमें मार्गरेट या उसकी बेटी की कोई जरूरत नहीं, उसे यहाँ आग लगा दो। मार्गरेट की रूममेट यहाँ मार्गरेट के ऊपर छुरी से हमला करते हुए उसके ऊपर आग लगाकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन यहाँ उसकी जान बचाने के लिए एंट्री करती है कार्लिटा, जो मार्गरेट को अपनी बहन मानने लगी थी, क्योंकि मार्गरेट ने उसके साथ अच्छा वक्त गुजारा था। वो मार्गरेट और उसकी बेटी को यहाँ से बचाकर ले जाती है और इसी जलती आग में मार्गरेट को वो शैतान भी दिखता है जिसने उसके साथ बुरा किया था। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारी नन्स मीटिंग कर रही हैं। एक नन अमेरिका के एक बहुत बड़े आदमी के बारे में बता रही है जिसके पास अब बेटा होने वाला था। इनका प्लान था कि वो उसके बेटे को किडनैप करके उनको अपना ये एंटी क्राइस्ट दे देंगी, यानी मार्गरेट का बेटा, जिससे एंटी क्राइस्ट यानी मार्गरेट का बेटा एक अच्छी फैमिली में परवरिश करेगा। प्लान के मुताबिक ये लोग इस अमीर आदमी को एंटी क्राइस्ट यानी मार्गरेट का बेटा दे देते हैं, जो कुछ टाइम गुजरने के बाद बड़ा हो जाता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें मार्गरेट, कार्लिटा और मार्गरेट की बेटी को दिखाया जाता है जो बर्फीली जगह पे सब लोगों से दूर उनसे छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे कि आज उनके पास फादर ब्रेनन आते हैं। मार्गरेट उनके ऊपर गन तान के खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। फादर कहते हैं ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया, बस मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वो ऑर्फनेज वाले ये बात जानते हैं कि तुम लोग जिंदा हो, ऐसे तुम्हारी जानों को खतरा हो सकता है, और हाँ दूसरी बात, तुम्हारा बेटा भी आज तक जिंदा है। ये बताने के बाद फादर ब्रेनन यहाँ से चले जाते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।